प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी को यह बता दूं कि अभी 9th क्लास का एग्जाम बीत चुका है और सारे बच्चों का अब 10th क्लास में दाखिला हो गया है। और प्यारे बच्चों, आप अपने तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि अब आप 10वीं क्लास में आ गए हैं और 10th क्लास में आने के बाद तैयारी बहुत मजबूती से करना होता है, तब जाकर के हम अच्छे अंक से क्या कर पाते हैं, तो सफल हो पाते हैं। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग का जो फिजिक्स वेता का जो टीम है तत्पर है, ताकि आपके तैयारी में किसी प्रकार की कहीं से थोड़ा सा भी क्या हो, कमी न रह जाए। चूंकि समस्याएं यहां पे हो जाता है कि जो ग्रामीण सुदूर देहात के बच्चे होते हैं उनके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका सपना जो होता है सपना ही रह जाता है। तो उन सपनों को साकार करने के लिए हम लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं और आपको यह विश्वास दिलाते हैं विद्यार्थी कि अब आपकी सफलता जो है बिल्कुल निश्चित हो गया है, कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो इसमें कहीं से संशय नहीं कि आपको असफलता हाथ लगे। अब यह है कि देखिए, आखिर कोई ना कोई बच्चा विद्यार्थी टॉप करता है तो वो कहाँ से टॉप कर जाता है, उसके पास आखिर ऐसी कौन सी विद्वता है, क्या उसे पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया है, किसी व्यक्ति को भेजा है, क्या उनके पढ़ने के लिए अलग पुस्तकें होता है, क्या उनके भोजन अलग से होता है? तो आप कहिएगा नहीं सर, तो फिर नहीं सर, तो फिर हम काहे नहीं रैंकर बन सकते हैं, हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? हमें भी खाते हैं, हम उनके पास ही भोजन है, हमें भी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध है, उनके पास भी होता है, तो फिर हम पीछा कहां रह जाते हैं? तो उसी कमी को दूर करने के लिए हम लोग यहां पे हैं। और यह भी आपको बता दें कि यहां पे जो भी टीम है अकेले उनके अंदर इतनी विद्वता है कि अकेले वो क्या कर सकता है, 10th के सारे विषयों को पढ़ा सकता है। उसके बाद भी हम लोग अलग अलग विषय लेकर के यहां पे आ रहे हैं, ताकि कहीं से भी थोड़ा सा भी बच्चों के तैयारी में कहीं से कमी ना रह जाए, जिसके चलते उसके रैंकर बनने के सपना का हो जाए, टूट जाए। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर के, अगर आप हमारे फिजिक्स वेता चैनल से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो प्यारे विद्यार्थी आप सभी को मैं आश्वस्त कर दूं कि बिल्कुल ही सफलता आपको क्या होगा, मिलेगा, इसमें कहीं से कोई संशय ना है। ठीक है, तो इस 10वीं वर्ग में बहुत सारे विषयों को क्या होना है, पढ़ना है, जैसे गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, और सारे के उपखंड भी है। जैसे अब जब सामाजिक विज्ञान की चर्चा करेंगे तो उसमें आपको इतिहास पढ़ना होगा, भूगोल पढ़ना होगा, नागरिक पढ़ना होगा, अर्थशास्त्र पढ़ना होगा, आपदा पढ़ना होगा। संस्कृत है, संस्कृत का 2 भाग है, पढ़ना होगा। हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में सर भाई आपको 2 पढ़ना होगा, एक गोधुली मिलेगा, एक वर्णिका मिलेगा। गोधुली को भी आपको 2 खंडों में, काव्य खंड और एक गद्य खंड के रूप में वर्णित है, वो पढ़ना होगा। साइंस में आपको भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान पढ़ना होगा। तो इतनी सारी विषय हैं, लेकिन सारे विषयों को अगर हम बारीकता से अध्ययन करें, पढ़ें, तो बहुत मुश्किल ना है। यह मुश्किल तो उनके लिए होता है ना भाई, मुश्किल उनके लिए है जिनको यह चीज का होता है, समझ में ना आता है। प्यारे विद्यार्थी, जिनको यह समझ में आता है ना, उनके लिए यह थोड़ा सा भी क्या है, मुश्किल ना है। और मुश्किल हम लगने भी नहीं देंगे। मुझे जो भी विषय मिलेगा, जो विषय भी मैं पढ़ाऊं, उसमें एकदम आपको एकदम डंके के चोट पे कहते हैं विद्यार्थी, कहीं से संशय ना होने देंगे। इतनी की तो गारंटी हम लेते जरूर है कि इसमें आपको संशय ना होने देंगे हम। और आपको बता दें कि अभी फिलहाल हम विज्ञान जो आपका जो विषय है, उसी विज्ञान विषय का करेंगे, हम आपके सामने लेकर आएंगे। और बिल्कुल एकदम जिस भाषा में आप समझने के लिए अनुकूलित हो, उस भाषा में हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके दिमाग में उसे बैठाने की कोशिश करेंगे कि आप इतना समझ जाए कि फिर अगर किसी को समझाना पड़े तो आप समझा दीजिए। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं विद्यार्थी। हम यह जो आपका जो विज्ञान जो है, विज्ञान
विज्ञान, विज्ञान, इस विज्ञान विषय के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले चर्चा होना चाहिए कि सर ये विज्ञान है क्या, विज्ञान हम कहते किसको हैं, और विज्ञान शब्द आया कहां से। तो विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं साइंस। क्या बोलते हैं विद्यार्थी इसे हम? साइंस। इसे क्या बोलते हैं हम? साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस। अब यह साइंस जो है एक और लैटिन शब्द है, एक और लैटिन शब्द है सिंसिया। क्या है? तो सिंसिया, सिंसिया, जिसे सेंसिया भी कहा जाता है, इसी सिंसिया शब्द से क्या लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बच्चों जानकारी प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? तो जानकारी प्राप्त करना। तो कोई पूछेगा विज्ञान जो है, विज्ञान को अंग्रेजी में हम साइंस बोलते हैं। यह साइंस जो है, यह साइंस जो है एक सिंसिया शब्द, लैटिन शब्द है सिंसिया, इसी सिंसिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। अब है कि सर तो विज्ञान किसे कहते हैं? तो याद रखना है आप प्यारे बच्चे, आप सभी 9th क्लास में कहा कि पढ़े हुए हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। प्रथम चैप्टर है 9th क्लास का, विज्ञान और मापन है ना, मापन संबंधित है, मापन करके क्या है चैप्टर है, उसी में आपका क्या है चर्चा है। हम थोड़ा बहुत, चूंकि किसी चीज को बिना सिलेबस बताए, बिना पाठ्यक्रम समझाए विद्यार्थियों को पढ़ाना हमें उचित ना लगता है। उचित इसलिए नहीं लगता है, यही अंतर करता है सर अच्छे मार्क्स वाले विद्यार्थियों में और कम मार्क्स वाले विद्यार्थियों में। अच्छे मार्क्स वाले विद्यार्थी के पास सबसे पहले चीज उसके पास पाठ्यक्रम होता है और वो पाठ्यक्रम से पढ़ता है, और बहुत सारे बच्चे को तो पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है तो मालूम ना होता है। तो हम सबसे पहले आपको सिलेबस समझाएंगे, समझिए, बताएंगे, और तब हम करेंगे तैयारी। और तब देखिए वो तैयारी कैसे क्या होता है आपके दिमागों में बैठता है, और कैसे आप एक एक अंक आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ताकि आपको सोचना पड़ जाएगा अंक को कि किस प्रकार इसको हम हराएं। तो कोई पूछेगा विज्ञान किसे कहते हैं, तो सीधे समझेंगे हम सावधानी, सावधानी तथा क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी तथा क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं विद्यार्थी? तो हम विज्ञान कहते हैं। सावधानी तथा क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। थोड़ा सा फास्टली हम आपको क्या करते हैं लेकर के चल रहे हैं। अब है कि सर चूंकि आप पढ़े हैं, थोड़ा सा किसी चीज़ को शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ा बेसिक बच्चों को दे देना चाहिए, तो वहीं हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ दिया कि सर विज्ञान जो है, यह विज्ञान कितने प्रकार का होता है, हम आपसे पूछे कि यह विज्ञान जो है, यह विज्ञान जो है यह कितने प्रकार का है, कितने प्रकार का विज्ञान है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ विद्यार्थी, यह विज्ञान जो है ना, विज्ञान, यह विज्ञान को हम कितने भागों में, तो 2 भागों में। जहाँ तक आपको क्या करना है, अध्ययन करना है, और इससे आगे भी जाइएगा तो आपको यही क्या होने वाला है, मिलने वाला है, ठीक है ना। अब 2 कौन कौन, तो एक को बोलते हैं हम लोग फिजिकल साइंस, यानी कि भौतिक विज्ञान, और एक को बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस, यानी कि जीव विज्ञान। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ गया सर भौतिक विज्ञान तो आप दे दिए, जीव विज्ञान तो बता दिए, लेकिन एक चीज तो छूट गया, का तो रसायन तो आप बतेबे नहीं किए। क्या कि जैसे ही हम बोले विज्ञान कितने प्रकार का होता है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ गया होगा 3 प्रकार, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान। तो विद्यार्थी ध्यान रखना है कि हमने यहां पे भौतिक विज्ञान लिखा है, भौतिकी नहीं लिखा है। भौतिक विज्ञान दूसरा है, भौतिकी दूसरा है। यह भौतिक विज्ञान होता है ना, यह भौतिक विज्ञान होता है, यह भौतिक विज्ञान होता है विद्यार्थी 2 प्रकार का। कौ प्रकार का? मुख्यतः 2 प्रकार। इसी में खगोल शास्त्र है,
और भी बहुत सारे प्रकार का क्या है, भौतिक में क्या है, भौतिक विज्ञान का ही क्या है, अंग है। जैसे भूगोल पढ़ते हैं वो क्या है, भौतिकी का है, भौतिक का ही क्या है, अंग है। ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिक का ही अध्ययन का अंग है। तो मुख्यतः समझे कितने सर हैं। देखिए बैलून बैलून भड़का है, इसीलिए थोड़ा सा कोई व्यक्ति जब बहुत शांत रहता है ना और वहां पे कोई चीज आवाज है तो उसके अंदर थोड़ा सा डर हो जाता है। तो मेरे अंदर भी थोड़ा वही डर आ गया होगा। और मत सोचिएगा सर का हो गए कि सर ऐसे का हो गए हैं, डर गए हैं। देखिए तो ये भौतिक विज्ञान जो होता है ना, दो प्रकार का। एक को बोलते हैं विद्यार्थी फिजिक्स। क्या बोलते हैं, फिजिक्स यानी कि भौतिकी। और एक को बोलते हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन। एक को बोलते हैं भौतिकी, एक को बोलते हैं रसायन। इसी प्रकार जब चलते हैं हम जीव विज्ञान, तो यह जीव विज्ञान है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है विद्यार्थी, तो दो प्रकार का। एक को बोल देते हैं हम पादप विज्ञान और एक को बोलते हैं विद्यार्थी हम जंतु विज्ञान। अब है सर पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान क्या है। देखिए तो पादप विज्ञान हुआ है कि हम जितने प्रकार के पेड़ पौधे देखते हैं, चाहे वह पेड़ पौधा सूक्ष्म जीव के रूप में हो और चाहे बहुत बड़े रूप में हो, वह क्या है, पादप है। वह सारे के सारे क्या है, तो पादप है। तो जंतु क्या है, तो हम लोग जंतु हैं, हम सभी जंतु हैं। काहे जंतु हैं, अब काहे जंतु हैं, तो इसलिए जंतु हैं कि सर पादप के अंदर का जो गुण है वह मेरे अंदर ना है और मेरे अंदर का जो गुण है वह पादप के अंदर ना है। इसीलिए जंतु कोशिका जंतु में और पादप में क्या है, अंतर है। पादप क्या होते हैं सर, उसमें वृद्धि तो होता है लेकिन गति नहीं हो पाता है, वह एक जगह स्थिर रहते हैं। हम लोग स्थिर रहते हैं उनमें सर, हम लोग के अंदर शरीर में सर विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होता है, लेकिन उनमें उनमें भी उसी प्रकार का पार्ट्स होता है, लेकिन हमारे शरीर से क्या होता है, भिन्न होता है। इसलिए एक पादप है और एक क्या है, एक जंतु है। यानी कि सीधी सी बात है सर, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम पादप विज्ञान बोलते हैं। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब यहां पे है सर भौतिकी यानी कि फिजिक्स। अब यह जो विद्यार्थी जो भौतिकी जो है भौतिकी है जिसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स। क्या कहते हैं, फिजिक्स। अब यह सर भौतिकी का है। भौतिक तो समझ में आता है कि सर आपने उसमें से कहा कि यह प्रकार बांट लिया कि एक भौतिकी है और एक रसायन है ना। अब भौतिकी क्या है आप बता दीजिए। हम बताते हैं बच्चों भौतिकी क्या है। यह भौतिकी जो है जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं ना, फिजिक्स कहते हैं ना, यह फिजिक्स शब्द जो है एक लैटिन शब्द फ्यूसिस एक लैटिन शब्द फ्यूसिस से क्या किया गया है, तो लिया गया। कथी से लिया गया है, तो फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विद्यार्थी प्राकृतिक विज्ञान। जिसका अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस। तो इस प्रकार विद्यार्थी आप भौतिकी को हम नेचुरल साइंस भी कह सकते हैं। भौतिकी को हम नेचुरल साइंस भी कह सकते हैं। या फिजिक्स जो है फ्यूसिस शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। अब है सर भौतिकी जो है, इस भौतिकी के संबंध के बारे में बता दिया जाए कि सर इस भौतिकी हम काहे पढ़े भौतिकी, इसका हमारे साथ क्या संबंध है। तो हम बोले एक बात विद्यार्थी, आप भौतिकी के बिना इस जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वह सारी चीजें जहां तक आप सोच आपका नहीं पहुंचता है, आप सोचिए कि सर वो भौतिकी है कि नहीं है, तो वो भौतिकी है। आप कहिएगा सर कैसे, सर कैसे, भौतिकी नहीं पूछते हैं। ये क्या है, पीछे बोर्ड है,
फिजिक्स ही तो है। ये क्या है? कलम है। भौतिकी तो है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार का लाइट लगा हुआ है, फिजिक्स है। एकदम एसी लगा हुआ है, फिजिक्स है। विभिन्न प्रकार दिख रहे हैं सर, यहाँ बैलून वलून लगा है, बैलून है, फिजिक्स है। अरे हमारे शरीर का ये जो शॉर्ट का जो बटन है, फिजिक्स है। यानी कि हम फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, फिजिक्स से घिरे हुए हैं। फिजिक्स जो है हमारे अगल बगल चारों तरफ का हो रहा है, घूम रहा है। और आपको लगता है कि सर फिजिक्स का काम वैल्यू है? तो विद्यार्थी, फिजिक्स के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। फिजिक्स है तो हम हैं, फिजिक्स नहीं है तो हम नहीं है। इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए भौतिकी। इसका संबंध कहां कहां है? तो ही ना बताओ सर, संबंध इसका कहां कहां नहीं है। फिजिक्स का संबंध कहां कहां नहीं है, ये पता कीजिए सर। वह सभी जगह जहां तक आप नहीं सोच सकते वहां तक भी फिजिक्स है सर। हमारे शरीर में भी हाँ है। हमारे शरीर के अंदर भी भौतिकी है। हमारे शरीर के अंदर भौतिकी है। भौतिकी न रहता तो हम लोग शरीर जलता कैसे? अब कहिएगा सर कैसे? तो हम आपसे बोलेंगे सर भौतिकी का संबंध स्वास्थ्य से है। कैसे संबंध है भौतिकी का संबंध स्वास्थ्य से? तो आप कहिएगा ना, क्या कहिएगा? क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, पैर टूट जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है एक्सरे कराइए। और एक्सरे करने वाला मशीन कथी है? कथी है जो एक्सरे करता है? तब कहिएगा फिजिक्स है। जितनी प्रकार की मशीनें है, फिजिक्स है। आप डॉक्टर के पास गए, पेट में दर्द है, डॉक्टर बोला अल्ट्रासाउंड करा करके आइए। अल्ट्रासाउंड कराने गए तो अल्ट्रासाउंड वाला जो मशीन है वो क्या है बताइए? है ना फिजिक्स। आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारी है, बुखार छूटता नहीं है, डॉक्टर का शक है कि टाइफाइड हो गया है, तो क्या करिएगा? कहां जाइएगा? पैथोलॉजी में जाइएगा जांच कराने के लिए। तो पैथोलॉजी में जो यंत्र लगा है कथी है? फिजिक्स है। तो क्या हम फिजिक्स से नहीं जुड़े हैं? सामाजिक क्षेत्र में चलिए, क्या है? फोन है। फोन है, क्या हो रहा है? समाज के साथ हमको जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? तो क्या ये फिजिक्स नहीं है? आपके घर में टीवी लगा होगा जिस पे आप क्या हो रहे हैं? समाचार देखते हैं। क्या है? फिजिक्स नहीं है? क्या वो समाज को नहीं जोड़ता है? तो विद्यार्थी, हम फिजिक्स के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आपसे बता दिए कि जितनी आवश्यकता आपको फिजिक्स का पड़ता है ना, हमें नहीं लगता है विद्यार्थी उतना आवश्यकता और भी कोई किसी क्षेत्र का होगा। फिर भी सारे क्षेत्रों में, सारे विषयों में क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हर एक व्यक्ति हर एक विषय में क्या होता है? पारंगत होता है। हर एक विषय अपने आप में क्या होता है? मजबूत होता है। एक हल चलाने वाला भी अपने कार्य में पारंगत है। क्या है? अगर आप पायलट हैं, जहाज उड़ाते हैं, आपको कह दिया जाए कि आइए ना एक कट्ठा पकड़े का चला दीजिए, कहेंगे ना 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 हमसे तो हल नहीं चलेगा। तो आप कहेगा किसान आओ थोड़ा सा विमान उड़ा दीजिए, तो किसान ही बोलेगा हमसे नहीं उड़ेगा। तो इसका मतलब थोड़ा है कि काम कमजोर है। दोनों काम अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण है। दोनों काम सबको नहीं कर सकता है। पायलट किसान नहीं बन सकता है और पायलट किसान नहीं बन सकता है। इसका मतलब है सर सबकी अपनी अपनी क्या है? महत्ता है। सभी अपनी अपनी जगह क्या है? महत्वपूर्ण है। सबकी अपनी अपनी सेम वैल्यूएशन है। ठीक है ना? तो हम आपको इस क्लास में जो साइंस विषय है, इस साइंस के दो भागों को लेकर पढ़ाएंगे। आगे और भी विषय आ जाए वो अलग की बात है, लेकिन अभी आपको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का करेंगे, पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री भी एक लैटिन शब्द है केमिया, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी शब्द से कहा हुआ है। केमिस्ट्री शब्द का किया गया, बनाया गया है। केमिस्ट्री का ही बहुत सारे क्या है? प्रकार है, अलग अलग प्रकार है। जब हम पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। इतना तो क्लियर है कि 10वां में आपको इतना हम जरूर पढ़ा देंगे कि आपको संशय इधर उधर पूर्व पश्चिम ताकने का नौबत तो ना आने देंगे। ठीक है ना? चलिए, तो अब आपके 10वां क्लास का जो भौतिकी का सिलेबस, तो आपको सारे विषय को बता देते हैं, आपको जिस प्रकार पढ़ना हो पढ़िए। अब हम आपको क्या करते हैं विद्यार्थी, भौतिकी जो है
भौतिकी। इस भौतिकी के जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, इस सिलेबस का क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी भौतिकी का जो क्या है विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। यानी किसका पाठ्यक्रम, तो भौतिकी का। यानी कि हम जो भौतिकी कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो कक्षा 10 में यानी कक्षा 10 में जो हम भौतिकी पढ़ेंगे, उसकी पाठ्यक्रम भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि सर कौन कौन चैप्टर हम पढ़ेंगे, कैसा कैसा चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे के अंदर चैप्टर देखते ही डर लग जाता है। तो अगर चैप्टर देख के डर लगी तो पहले ही वो डर क्या करिए, देख करके क्या कीजिए, डर को हटा दीजिए। ठीक है ना। चलिए, तो हम बताते हैं कि आपको जो 10वां में पढ़ना है विद्यार्थी, पहला चैप्टर आपका है, पहला प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। हालांकि जब आप SCERT बुक के अकॉर्डिंग आपको हम बता रहे हैं, जो BTC का जो किताब आता है बिहार बोर्ड द्वारा, उसमें जब आप साइंस किताब निकालिएगा, वहां पर आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन एक ही अध्याय में मिलेगा। लेकिन और भी दूसरे दूसरे प्रकाशन का जब हम किताब पढ़ेंगे तो सर प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन 2 गो चैप्टर है। ठीक है ना। तो यह नहीं कि कहिए सर हमारे पास तो 2 गो है, आप बता दिए 1 गो, तो नहीं विद्यार्थी, SCERT में एक ही चैप्टर में है। लेकिन आपके पास जिस प्रकाशन का किताब होगा उसमें सर यह कितने चैप्टर में है, 2 चैप्टर में। तो पहला है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा चैप्टर जो है विद्यार्थी, वह है हम लोगों का मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, सारे के विषय में आपको बताते हैं, आप निश्चिंत रहिए। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तीसरा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे विद्यार्थी, वह होगा हम लोगों का विद्युत धारा। चौथा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और 5वां पढ़ेंगे ऊर्जा का स्रोत। यही आपको भौतिकी में मात्र 5 गो चैप्टर का होना है, पढ़ना है, बहुत चैप्टर नहीं है। जिसमें पहला है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में चर्चा कर चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन क्या होता है, एकदम लॉजिक समझिए कि जब प्रकाश एकदम किस चीज को पार कर जाए तो विद्यार्थी कहिए कि अपवर्तन हो गए, और जब प्रकाश किस चीज को पार न करे यानी टकरा करके चला आवे तो कहिए ही परावर्तन है। यानी कि एक और माध्यम, पारदर्शी माध्यम में प्रकाशों का क्या होता है, अपवर्तन होता है, लेकिन अपारदर्शी पदार्थों में प्रकाश का परावर्तन होता है। इस प्रकाश के परावर्तन में हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, परावर्तन का नियम पढ़ेंगे, प्रकाश स्रोत पढ़ेंगे, किरण पढ़ेंगे, किरणों का समूह पढ़ेंगे, अपसारी पढ़ेंगे, अभिसारी पढ़ेंगे, अपसारी पढ़ेंगे। आप नंबर नोट करते चलिए। दर्पण पढ़ेंगे, दर्पणों का प्रकार पढ़ेंगे, दर्पणों का उपयोग पढ़ेंगे, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण पढ़ेंगे, अलग से प्रतिबिंब पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन में, दर्पण की पहचान पढ़ेंगे, प्रकाश का गमन पढ़ेंगे, प्रकाश का दिशा बदल जाता है यह पढ़ेंगे कि क्या प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, तो कहिएगा जी। अगर हम कहें कि ना तब तो हम बताएंगे कि प्रकाश कभी कभी सीधी रेखा में गमन करती है और कभी कभी उसका दिशा का होता है, बदल जाता है, यह परावर्तन पढ़ेंगे। उसी प्रकार अपवर्तन में अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे, अपवर्तनांक पढ़ेंगे, अपवर्तन के प्रभाव पढ़ेंगे, अपवर्तन के कारण पढ़ेंगे, पार्श्विक विस्थापन पढ़ेंगे,
पदार्थों के में कौन किस प्रकार का पदार्थों के अपवर्तनांक की सूची पढ़ेंगे, हीरा क्यों चमकता है पढ़ेंगे, क्रांति के कोण पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, लेंस के प्रकार को पढ़ेंगे, अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, अभिसारी किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, लेंसों में प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, आवर्धन पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, लेंस सूत्र पढ़ेंगे, तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आपका क्या है यहाँ पे मानव नेत्र, यानी कि सर नेत्र के बारे में एकदम पूरा एकदम छीट करके कहा नेत्र के बारे में कहा होना है पढ़ना है। तो मानव नेत्र में क्या पढ़ेंगे, मानव नेत्र पढ़ेंगे, नेत्र का दोष पढ़ेंगे, मोतिया बिंद पढ़ेंगे, दृष्टि दोष पढ़ेंगे, समंजन क्षमता पढ़ेंगे, इंद्रधनुष पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, सुबह के समय सूरज लाल क्यों प्रतीत होता है पढ़ेंगे, बादल उजला क्यों होता है पढ़ेंगे, स्वच्छ बादल नीला क्यों होता है पढ़ेंगे, सूर्योदय से 2 घंटा पहले 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई पड़ता है, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई पड़ता है, इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष का प्रकार क्या है, न्यूटन के थाल डिस्क पढ़ेंगे। कहां से आएगा विद्यार्थी, बोलिए। विद्युत धारा है, विद्युत धारा पढ़ेंगे, इसका परिभाषा पढ़ेंगे, इसके ऐसे मात्रक पढ़ेंगे, विभवांतर पढ़ेंगे, आवेश पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, विद्युत धारा के प्रवाह पढ़ेंगे। विद्युत धारा से संबंधित बहुत सारे विद्वानों ने क्या किया है, अपना अपना सिद्धांत दिया है। ओम का नियम पढ़ेंगे, फैराडे का पढ़ेंगे, मैक्सवेल का पढ़ेंगे, ओसर्टेड का पढ़ेंगे, सुचालक पढ़ेंगे, कुचालक पढ़ेंगे, फ्यूज पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे, दिष्ट धारा पढ़ेंगे, ओम का नियम सत्यापित करेंगे, प्रतिरोध पढ़ेंगे, प्रतिरोध का प्रकार पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे सर, इसमें पढ़ेंगे विद्युत धारा में। एक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो यह 2 चैप्टर सर बहुत एक दूसरे के नजदीक है। जानते हैं क्या है कि सर इसमें का बहुत सारा चीज विद्युत में जाता है और विद्युत का बहुत सारा चीज कहां तक, जैसे कैसे आपको बता दी हम, ओसर्टेड, फ्लेमिंग, इन लोग कहां पढ़ेंगे, तो इन लोग हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में पढ़ेंगे इनके बारे में। ऐसे से बहुत सारा चीज है, आपको हम जितना बताए उतना है, इसके बाद भी बहुत सारा कुछ है विद्यार्थी, बहुत है, घबराना नहीं है। उसके बाद आपका क्या है, हाँ इसमें पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत हीटर पढ़ेंगे, आयरन पढ़ेंगे, फ्यूज पढ़ल जाई, जनरेटर पढ़ल जाई, डायनेमो पढ़ेंगे, कहिएगा तो ट्रांसफार्मर भी पढ़ा देंगे। हालांकि ट्रांसफार्मर क्या है आपको नहीं पढ़ना है, वो भी पढ़ा देंगे। ऊर्जा के स्रोत में तो पूछिए मत, था है। यह रहा आपका भौतिकी का सिलेबस। जिस भौतिकी सिलेबस को क्या कर रहे हैं हम, कवर कर रहे हैं। अब है इसके बाद रसायन भी तो है, रसायन भी तो बहुत सारा चैप्टर का होना है, हमें पढ़ना है। तो अभी आज सिर्फ चूंकि एक खाली हम सिलेबस से बताएंगे तो विद्यार्थी सबको लगेगा कि ओ सर खाली समय काट दिए आए, तो नहीं विद्यार्थी, कुछ समझना भी चाहिए, सिलेबस भी होना चाहिए। तो हम आज आपके सामने शुरू कर देते हैं प्रकाश का परावर्तन। यह भी स्पष्ट है कि सर प्रकाश का परावर्तन एक बार में तो अब ना हो पाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखिए बहुत समय इसमें भी हो गया है, तो हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो जो आप सिलेबस आप सभी को क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। चलिए प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत नमस्कार। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको साइंस का वर्गीकरण और आपके 10वां क्लास में जो भौतिकी जो था उस भौतिकी के सिलेबस के बारे में चर्चा किया था, और उसकी एक एक पाठ के बारे में मैंने आपको क्या किया था, लगभग विस्तार से बताने की कोशिश किया था, और आपने उसे खूब देखा, खूब समझा, और हम आशा करते हैं कि विद्यार्थी आप उसे समझ गए होइएगा। इसमें कहीं से कोई क्या है संशय नहीं है। अब हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं सर वह क्या है, तो आज जो हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थी, एक बार आप सभी को दिल से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार कि आप सभी विज्ञान के बारे में, विज्ञान के प्रकार के बारे में, और आपके 10वां क्लास में जो फिजिक्स पढ़ना है
उस फिजिक्स के सिलेबस के बारे में मैंने आपको किया था, पूरे विस्तृत से समझा दिया था, और वह वीडियो एकदम यूट्यूब पे रखा हुआ है। अब अगर आप नहीं देखे जाकर के देख लीजिए एक बार, दिखने में कहा जाता है एक बार, चूंकि सिलेबस आपके अंदर होना चाहिए, तभी विद्यार्थी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और एक अच्छा विद्यार्थी बन पाएंगे और अच्छे से एक एक नंबर के लिए लड़ पाएंगे। तो आज हम भौतिकी का प्रथम चैप्टर जो आपका है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जो हम लोग का जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लेकर के आए हैं। अब है कि सर प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो अब हम आपसे पूछें कि सर कि प्रकाश के परावर्तन से पहले आप हमें यह बताइए कि प्रकाश क्या है। अगर हमें प्रकाश समझ में आ जाएगा ना, तो परावर्तन भी समझ में आ जाएगा। अब कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, तो विद्यार्थी आप एक चीज बताइए कि हम आपसे बोले कि आप में और एक अंधे व्यक्ति में क्या फर्क है जब आपके रूम के लाइट को ऑफ कर दिया जाए। बात समझाता कि यदि आपके रूम के, आपके घर के लाइट को ऑफ कर दिया जाए तो आप में और उस अंधे व्यक्ति में क्या अंतर रह जाएगा। तो कहिएगा सर कुछ हो ना, क्योंकि अंधा भी ऐसे ऐसे क्या करेगा, टोयाएगा, और आप भी क्या होइएगा, ऐसे ऐसे चलिएगा। इसका मतलब है कि सर दोनों सेम है। कब? जब प्रकाश नहीं है तब। तो सर ये प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। यह क्या है? एक ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को क्या होते हैं, देखते हैं। अब समस्या है कब देखते हैं, कब देखते हैं। अब चर्चा या ऊर्जा का तो आपको एक चीज बता देते हैं। आप विद्यार्थी पढ़िएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा कभी न क्षय होता है, माने कभी उसका न निर्माण होता है और न उसका क्या होता है, क्षय होता है, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए आज विश्व के जो साइंटिस्ट जो हैं, विश्व के जो वैज्ञानिक जो हैं, चूंकि जब वो जानते हैं कि सर ऊर्जा का क्षय नहीं हो सकता है, तो सर जो रामायण अगर हुआ है, महाभारत हुआ है, पहले बड़े बड़ा युद्ध हुआ होगा तो उससे ऊर्जा निकला होगा। तो यह ऊर्जा जो है ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तो है, और उस ऊर्जा को निकालने की कोशिश किया जा रहा है। और अब बहुत जल्द वह आवाज सुनिएगा। हम बोल रहे हैं ना, यहां से हम बोल रहे हैं ना, तो सर ये आवाज कहां जा रहा है, ऊर्जा है ना, कहां जा रहा है, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में। एक समय आएगा कि उस ऊर्जा को भी क्या कर देंगे हम, ला करके आपके सामने क्या कर दिया जाएगा, रखा जाएगा, और आप देखिएगा, सुनिएगा कि हाँ सर क्या महाभारत के समय में जो युद्ध हुआ था उसकी आवाज अगर हुआ है, तो रामायण में रामायण के युद्ध की आवाज, बड़े बड़े शासकों के युद्ध की आवाज, बहुत सारी चीजों को आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे। अगर यह सत्य है कि ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, तो ऊर्जा वो कहीं ना कहीं संचय है और उस ऊर्जा को लाने की प्रयत्न किया जा रहा है। तो हम आपको बता रहे थे सब प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब है कि हम कब देखते हैं। कोई अगर आपसे कह दिया कि हम किसी वस्तु को कब देखते हैं, तो हम बताते हैं, देखिए बहुत सुंदर चीज बताते हैं। देखिए अगर विद्यार्थी हम यहां पर हम क्या कर देते हैं, यहां से हम एक लाइट को दे रहे हैं। अब कहिएगा सर ये कौन लाइट है, तो अब कौन लाइट लगता है, छतों में लगता है, कैंसिल लाइट, ये कैंसिल लाइट है। चलिए, और यहां पर हम एक मोटू को बनाते हैं, ठीक है ना। यह क्या है सर, मोटू है। यह देखिए, इसका ये सुंदर सा आंख है, यह सुंदर सा मुंह है, और इसका यह सुंदर सा क्या है नाक है। और इसकी मम्मी बोलती है, मोटू की मम्मी, कि बेटा जाइए यहाँ पे क्या है, कोई सामान रखा हुआ है।
जाओ उठा करके लाओ, तो कैसे देखेगा? हम बताते हैं, देखिए। अब हुआ का विद्यार्थी, अब यह जो लाइट जो था, यह लाइट यहां आया, इस वस्तु पे आया, और इस वस्तु से टकरा के कहां गया? इसके रेटिना पर, रेटिना पर उसका इमेज बना, तब यह इस वस्तु को देख पाया, नहीं तो ऐसे हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। हम आपको हम यहां पे हम किसी को देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले लाइट इस पोडियम पे लाइट क्या हो रहा है? पड़ रहा है, और यह लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे रेटिना पे जा रहा है, वहां पर उसका इमेज बन रहा है, तब हम देखते हैं कि ओ ये तो पोडियम है। अब कहिएगा सर रेटिना तो सिर्फ दिखाता है, बताया कैसे है कि पोडियम है, या बताया कैसे ही क्या स्विच है, ये लाइट है? तो ये भी समझाते हैं। देखिए, यह अगर लाइट यहां इस वस्तु पर पड़ता है, रिटर्न में कहा गया सर? रेटिना पर, और इस रेटिना पे उसका इमेज बनता है, और रेटिना पर इमेज बनने के बाद वह कहां जाता है विद्यार्थी? तो वह जाता है हमारे मस्तिष्क में, और इसका टोटल हुलिया, टोटल डाटा तैयार होता है, तब हम क्या होते हैं? बताते हैं कि अच्छा यहां पर है। इसका एक खूब छोटा सा उदाहरण देते हैं, समझिए। आपने कभी सुना है, चाहे कभी आपने देखा है कि कोई व्यक्ति कहीं खड़ा रहता है और कहीं दूर से कोई व्यक्ति आता है, दूर से, बस उसे लगता है कि कोई आ रहा है, कौन आ रहा है उसे नहीं मालूम है, हाँ कोई व्यक्ति आ रहा बा, वह व्यक्ति आते 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 आपके सामने खड़ा हो जाता है, उसका प्रतिबिंब आपके रेटिना पे बनता है, आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति है, लेकिन कौन व्यक्ति है? वो आपका दोस्त ही था, लेकिन आप नहीं पहचान पाते हैं। क्या देख रहे हैं ना, तो काहे नहीं उसका नाम रख दिए, को फलानमा, नहीं ना रखे? रखे नहीं रखे, काहे नहीं रखे? क्योंकि सिर्फ उसका इमेज अभी आपके अंदर बना है, उसका डाटा आपके अंदर नहीं बना है। लेकिन जैसे ही बोलेगा तो हम फलाना, ओ फलाना, अच्छा 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 अच्छा, पहचान लिए, बहुत दिन बाद दिखाई दिला बड़ो, तो वो थोड़ा सा याद दिला दिया, थोड़ा सा बोला कि हम फलना, पहले आप क्या हो गए एकदम इतना लेकर बोले कि बाप रे बाप, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, पहचान लिए फलना जी, फलना जी। तो क्या हुआ? वो जैसे ही बोला, आपका दिमाग, मस्तिष्क एक्टिव हुआ और तुरंत रिप्लाई किया कि फलना व्यक्ति है, बोलो। तब हम विद्यार्थी किसी वस्तु को पहचानते हैं कि फलाना वस्तु है। एक और उदाहरण आपको हम बताते हैं। कभी कभी देखे होइएगा, आपकी मां बोलती है कि जा टेबल पका रखे हैं, माचिस रखे हैं, उठा लाओ। आपके साथ होता होगा, आप जाते हैं और टेबल पर खूब नजर दौड़ाते हैं और बोलते हैं कि माई नहीं खे माचिस ही। माई बोलती है कि वही जब देख, फिर बोलते हैं कि बोलते हैं हम कहते हैं कि माचिस नहीं खे, तो बोलती है ना कि आज हम तो बुझ जाइए। तब आप क्या बोलते हैं? कहते हैं ठीक है आवा, काहे कि आप पूरा निरीक्षण कर लेते हैं कि टेबल पे माचिस नहीं है, लेकिन वो आती है ऐसे काना उठते बोलते हैं कि हई का है, तो कहते जा 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 जा, ना ध्यान दिए। तो क्या हुआ? प्रकाश नहीं था, था ना, उसका इमेज आपके रेटिना पे नहीं बन रहा था, बन रहा था, तब काहे नहीं बता पाए? क्योंकि रेटिना पर उसका इमेज जरूर बन रहा था, लेकिन मस्तिष्क के तरफ से उसके बारे में डाटा नहीं आ रहा था कि यही माचिस है। इसीलिए हम क्या होते हैं? भटभटा जाते हैं, सामान देखते हुए भी क्या होते हैं? हम नहीं पहचान पाते हैं। तो हम आशा करते हैं विद्यार्थी अब आपको यह समझ में आया होगा कि सर प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम देखते हैं। साथ साथ यह भी समझिए कि सर प्रकाश जो है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। अब कहिएगा सर ये प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये कहां से समझ में आ गई भाई? ये तो समझ में आता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है, लेकिन चुंबकीय तरंग ये कैसे हुआ? तो सोचिए, बताते हैं, समझिए।
पहले यह बहुत सारे समस्या था कि प्रकाश जो है यह कण के रूप में है, यह दुविधा था कि यह वास्तव में कण के रूप में है। लेकिन एक सिद्धांत था, फोटॉन का सिद्धांत, हाँ फोटॉन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के आने के बाद तब जाकर का हो गया विद्यार्थी, तो यह स्पष्ट भी हो गया कि प्रकाश क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। तो पहले यह दुविधा था कि प्रकाश कण के रूप में है। आप पढ़िएगा, जब प्रकाश की प्रकृति आपको बताएंगे हम, देखिएगा प्रकाश की कितनी प्रकृति, दो प्रकृति होता है। कितने प्रकृति होता है? तो प्रकाश का दो प्रकृति होता है। तो यह तो समझे कि सर प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वह प्रकाश है। अब चलें कि सर प्रकाश का जो गमन होता है, इस प्रकाश का जो गमन होता है, गमन यह कहां होता है? तो सर सीधी रेखा में। प्रकाश का गमन कहां होता है? तो विद्यार्थी आप कहेंगे सर कि प्रकाश का गमन होता है सीधी रेखा में, यानी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। यह चीज क्लियर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर प्रकाश का गमन कौना कौना माध्यम में हो सकता, किस किस माध्यम में प्रकाश का गमन हो सकता है, और उस माध्यम को क्या क्या हम बोलते हैं, इससे भी पहले आपको हम बता देते हैं प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत यानी कहां कहां से प्रकाश हमको मिलता है, तो सबको मालूम है सर, बल्ब से मिलता है, सूर्य से मिलता है, लालटेन से मिलता है। लेकिन कहिएगा सर आप तो चांद का नाम नहीं लिखे, चांद से भी तो अजोरिया रात में एकदम प्रकाश रहता है। तो हम कहें विद्यार्थी चांद जो है वह प्रकाश का स्रोत नहीं है। तो कहिएगा कि चांद प्रकाश का स्रोत नहीं है, कैसे, यह बता दीजिए। तो सुनिए, चंद्रमा के जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश का होता है, पड़ता है, वही भाग परावर्तित होकर कहां पड़ता है? पृथ्वी पे पड़ता है। इसीलिए वह अजोर हमें दिखाई पड़ता है। सर समझ में ना आए, उदाहरण समझो। आप अपने दरवाजे पे बैठ जाइए आराम से धूप में, और एक दर्पण ले लीजिए, कोई भी दर्पण आपके घर हो, तो आपके घर है तो समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण आपका हो, ये ले लीजिए और धूप में बैठ जाइए और मां से बोलिए कि चाहे आप ही का कीजिए, घर के लाइट को ऑफ कर दीजिए रूम में, और रूम देखो अंधार हो जाए। जब आप उस दर्पण को सूर्य के प्रकाश में जब ऐसे रखिएगा और उसको जब ऐसे घुमाइएगा अंधकार की तरफ, तो आप देखिएगा कि सर उसका फोकस जो कहां जाएगा? उस रूम में जाएगा, तो उस रूम को प्रकाशमान कर देगा। तो क्या इसका मतलब दर्पण प्रकाशीय स्रोत है? प्रकाश उत्पन्न करता है? नहीं सर, उस सूर्य के प्रकाश को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। यही घटना चांद के साथ होता है, इसीलिए हम चंद्रमा को प्रकाशीय स्रोत नहीं मान सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद आता है विद्यार्थी, आप पढ़िएगा सर, आत्मदीप्त। आत्मदीप्त। अब आत्मदीप्त किसको बोलते हैं? कोई पूछेगा आत्मदीप्त क्या है? चलिए बताते हैं। जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आत्मदीप्त। उसे क्या बोलते हैं विद्यार्थी? हम आत्मदीप्त कहते हैं। जैसे, तो उदाहरण भी जाने के चाहिए सर, इसका उदाहरण ही बता देते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाए? सूर्य। बताओ तो सूर्य के पास अपना प्रकाश है कि नहीं है? है। बल्ब, जो बल्ब जल रहा है, या दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता? नहीं। बल्ब, दीपक, जुगनू देखे हैं? वही जुगनू जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुगजोनिया
जो बरसातों के दिनों में वृक्ष की अगल बगल क्या होता है, बुक 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 नहीं बढ़ती है, वह जुगनू है, उसके पास अपना प्रकाश है। एक चिड़ै है बुलबुल, जब बरसात का दिन जब आता है ना, तो वह खूब सुंदर अपना घोंसला बनाती है। आपको हम प्रकाश आत्मदीप्त समझा रहे हैं। वह घोंसला बनाती है और उस घोंसला में कहीं से थोड़ा सा गोबर या कीचड़ लाती है, मिट्टी का साट देती है, और रात को किसी 2 4 5 जुगनू को पकड़ करके उसमें साट देती है, और वह जुगनू जब जलता है तो उसका पूरा घोंसला प्रकाशमय हो जाता है, और वह हवा में झूल रहा होता है। तो जुगनू के पास भी क्या है, अपना प्रकाश है। तो उसे बोलते हैं हम लोग आत्मदीप्त या प्रदीप्त। आत्मदीप्त कहिए, या इसे आप प्रदीप्त भी कह सकते हैं, जिसके पास अपना क्या हो, स्वयं का प्रकाश हो, उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। समझ में आ रहा होता। अब इस प्रदीप्त के बाद होता है विद्यार्थी अप्रदीप्त। अप्रदीप्त तो कहिएगा सर ये अप्रदीप्त क्या है, तब देखा ना, उल्टा कर दो, जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो उसे आत्मदीप्त, और जिसके पास स्वयं का प्रकाश क्या हो, न हो, जिसके पास स्वयं का प्रकाश क्या हो, न हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो अप्रदीप्त कहेंगे। जैसे चांद, ईंट, मिट्टी, लकड़ी, यह सब क्या है, तो कहेगा सर ये सब तो इसके पास तो अपना प्रकाश होता नहीं है। तो जब इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है तो ये का होगा, का होई, तो तू कहब सर जरा पास अपन प्रकाश ना होखे ओकरा के का कहल जाला, अप्रदीप्त कहल जाला। का कहल जाला विद्यार्थी, तो ओकरा के कहल जाला अप्रदीप्त। तो अप्रदीप्त भी समझ में आ गया। अब है प्रकाश कौन कौन से वस्तु को पार करता है और उस वस्तु को क्या क्या कहते हैं। तो देखिए, तो एक होता है विद्यार्थी जब प्रकाश किसी वस्तु को का हो जाए, पार कर जाए। इसमें क्या होता है, प्रकाश का हो जाए, प्रकाश आर पार कर जाता है, आर पार कर जाता है। यानी कि जब प्रकाश किसी वस्तु को इस पार से उस पार का हो जाए, कर दे, यानी कि इधर से निकल के उधर चल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, हो उसे पारदर्शी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, हम पारदर्शी कहेंगे। तो कहबा सर एक उदाहरण का हुई, तो कांच है, हवा है, जल है, या क्या है, पारदर्शी ही तो माध्यम है। यहां पे हवा नहीं है, प्रकाश नहीं पार कर जाता, पानी को प्रकाश नहीं पार कर जाता है, कांच को प्रकाश नहीं पार करता है। कांच दर्पण नहीं, कांच, या वही कांच जब गाड़ी में बैठते हैं, गाड़िया से बाहर दिखते हैं, शीशवा गिरला के बाद उसी शीशवा को बोलते हैं कांच। ठीक है, एक को बोलते हैं पारदर्शी, पार कर जाए, तो अपारदर्शी यानी कि प्रकाश जब का हो, जब आर पार नहीं करे। जब प्रकाश किसी वस्तु को आर पार नहीं करे तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे ना अपारदर्शी। जैसे आप बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके शरीर को प्रकाश पार कर सकता है, कहिएगा नहीं। आपके घर में जो दीवार है उस दीवार को प्रकाश पार कर सकता है, नहीं। ईंट को दीवार पार कर सकता है, नहीं। प्लास्टिक को दीवार पार कर सकता है, रबड़ को नहीं। पत्थर को पार कर सकता है, नहीं। लकड़ी को पार कर सकता है, नहीं। लोहा को पार कर सकता है, नहीं। तो ये सब अपारदर्शी है। जैसे में लकड़ी, ईंट, मिट्टी, पत्थर, ये सब क्या है, अपारदर्शी है। और एक होता है विद्यार्थी पारभासी। अब है सब पारभासी क्या है, तो जब प्रकाश
जब प्रकाश आंशिक रूप से क्या करे, पार करे। किस रूप से पार करे, किसी वस्तु, जब प्रकाश किसी वस्तु को आंशिक रूप से क्या करे, पार करे, तो उसे विद्यार्थी हम क्या कहते हैं, तो परभाषी कहते हैं। अब कहेगा जैसे एक ले लीजिए कांच, और उस कांच को दीवार पर क्या कीजिए, कस के रगड़ दीजिए। जब कस के जब क्या होइएगा, रगड़िएगा, तो प्रकाश पार नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार करेगा। प्लास्टिक ले लीजिए, उसे तेल में डुबो दीजिए और देखिए का प्रकाश पार कर जाएगा, करेगा आंशिक रूप से। कागज में तेल लगा हुआ कागज प्रकाश कैसे पार करेगा, आंशिक रूप से पार करेगा। तो वह किसका उदाहरण हुआ, तो परभाषी। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, यह क्या है, तो यह सर परभाषी का उदाहरण है। अब जैसे ही हम जब पारदर्शी, परभाषी और पारदर्शी पढ़ते हैं, तो यहां से एक चीज निकल के आता है, कहती छाया। छाया जब बुक पढ़िएगा सर एक के बाद एक दिया हुआ है छाया। अब छाया क्या है छाया कथी कहल जाला है, मर्द आपको पता नहीं है। जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु पे पड़े, जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु पे पड़े, कौन वस्तु पर, अपारदर्शी वस्तु पर, और उसके विपरीत दिशा में जो आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, छाया। यानी कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो इसके विपरीत जो आकृति बनती है उसे छाया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, छाया। जैसे हम यहाँ पे हम क्या हैं, पारदर्शी हैं, अपारदर्शी हैं। हम अपारदर्शी है ना हैं, तो जब हमारे पे जब प्रकाश पड़ेगा तो हमारा छाया बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। सवेरे सवेरे देखिएगा, सवेरे सवेरे निकलिएगा घर से तो देखिएगा धूप में छाया बनता है। और इसी छाया का हम लोग के यहाँ खूब सुंदर एक दंत कथा है। दंत कथा कह दें, नहीं रह दीजिए दंत कथा कहेंगे तो 5 मिनट इसमें भी चला जाएगा। चलिए, तो छाया समझ में आ गया। अब है, क्योंकि जब हम प्रदीप्त पढ़ लिए, अप्रदीप्त पढ़ लिए, प्रकाश का स्रोत पढ़ लिए, पारदर्शी पढ़ लिए, अपारदर्शी पढ़ लिए, परभाषी पढ़ लिए, छाया पढ़ लिए, इसके बाद पढ़ेंगे रे यानी कि किरण। किरण, तो किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस पथ पर, प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे क्या कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश जिस पथ पर का हो गमन करे उसे ही क्या बोलते हैं, किरण। और प्रकाश किस पथ पे, तो सर सीधी पथ पे का होता है, गमन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहेंगे। जैसे देखिए यह क्या है विद्यार्थी, यह किरण है। यह देख रहे हैं सर, एक निश्चित दिशा में क्या हो रहा है, जा रहा है, इसे हम किरण कहेंगे। और जब किरण पढ़ लेते हैं तो इसके बाद चर्चा होता है किरण पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो समझिएगा सर, किरण पुंज और प्रकाश पुंज क्या है, तो एक बार में किरण पुंज तो क्या कहल जाई हो, तो कहल जाई किरणों के समूह को
किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। जैसे कोई कहा तो ठीक है, तो हमको उदाहरण बता दीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। यह सब क्या है? सब किरण पुंज ही तो है। सब तो किरणों का ही ना समूह है, सब तो किरणें का समूह है, उसी को ना किरण पुंज बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाए, चलिए किरण पुंज तो बता दिए, अब बता दिए सारी किरण पुंज प्रकार कितने प्रकार का होता है, कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। तो विद्यार्थी याद रखिएगा कि जो किरण पुंज होता है ना, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सर? 3। एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज, और एक होता है विद्यार्थी अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो हम इस तीनों के बारे में क्या होते हैं आप सभी को बताते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, और फिर अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, अगर आपसे कोई कहे कि समांतर किरण पुंज या समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण पुंज एक दूसरे के समांतर का हो गुजरे, जब प्रकाश पुंज एक दूसरे किरणों के का हो, या जब प्रकाश पुंज एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, का हो गुजरे, उससे हम क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। यानी कि जब, इसका परिभाषा बहुत सारा हो सकता है। जब प्रकाश पुंज एक दूसरे के समांतर से गुजरे, समांतर से क्या हो गुजरे, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब कहिएगा सर जैसे सर उदाहरण बताइए। देखिए यहाँ पे यह क्या है सर? ये वो किरण है, ये वो किरण है ना? हम तुम क्या बोले हैं? किरण पुंज में किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर हो क्या हो निकले। देख रहे हैं ना यहाँ पे विद्यार्थी, सब क्या है? एक दूसरे के समांतर होकर निकल रहा है ना। तो यही है आपका समांतर किरण पुंज। और इस समांतर किरण पुंज के बाद दूसरा आता है आपका अपसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी कहने का मतलब है कि जब प्रकाश किरण पुंज, यानी कि जब प्रकाश किरण पुंज किसी एक बिंदु से निकलकर, जब प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। जब प्रकाश किरण पुंज
एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आप कहिएगा सर ये क्या है, एक उदाहरण बता दीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए विद्यार्थी यह एक बिंदु है, यहां से प्रकाश निकला, यहां गया, यहां गया, दिख रहा है ना सर, ये क्या हो जा रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है, फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। तब प्रकाश का हुआ जब एक बिंदु से, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे हम हाथ को ऐसे कर दिए, यानी कि यहां से निकल कर प्रकाश का हो जाए, फैल जाए। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना प्रकाश, ये क्या हो रहा है सर, ये अपसारी कर रहा है कि समांतर है, ये अपसारी है। ये प्रकाश क्या हो रहा है, एक बिंदु से निकाले क्या हो रहा है, फैला दे रहा है, तो क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। और इसी के उल्टा होता है जिसको बोलते हैं हम अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो जब प्रकाश पुंज एक बिंदु पर क्या हो जाए, केंद्रित हो जाए, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, लिखना है, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, उसे क्या कहेंगे, अभिसारी। अभिसारी यानी अपसारी मतलब फैल जाए, अभिसारी मतलब एक बिंदु पर, यानी कि जब प्रकाश किरण पुंज किसी एक बिंदु पे क्या हो, केंद्रित हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे, यहां से गई इसी पे, देख रहे हैं ना, सब कहां जा रहा है सर, सब एक बिंदु पे क्या हो गया, केंद्रित हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी। ठीक है ना। तो विद्यार्थी इतना ही हम क्या होते हैं, रहने देते हैं, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे इसके आगे वाले पार्ट को लेकर के। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट में अपना राय जरूर दें। अगर इस पे आप क्या है, नए हैं, तो फिजिक्स वेता का जो ऑफिशियल चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने हित दोस्तों के पास भी इसे क्या करें, शेयर कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप तैयारी कीजिए और आपकी तैयारी में हम सभी क्या हैं, जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।